हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसका एक पार्ट हो जाएगा प्राथमिक जननांग। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? प्राथमिक जननांग, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा इसका? द्वितीयक जननांग, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? द्वितीयक जननांग। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट है प्राथमिक जननांग और दूसरा पार्ट क्या है? द्वितीयक जननांग। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक जननांग के बारे में। जो फीमेल्स होती है उनमें प्राथमिक जननांग क्या होगा? अंडाशय होगा। तो बच्चों फीमेल्स में प्राथमिक जननांग क्या होगा? अंडाशय होगा। और ये अंडाशय दो काम करता है। क्या क्या करेगा? ये अंडाणुओं का निर्माण करेगा। क्या करेगा? अंडाणुओं का निर्माण करेगा। और क्या करेगा? ये हार्मोन्स का स्त्रावण करेगा। क्या करेगा? हार्मोन्स का स्त्रावण करेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जो फीमेल होंगी उनमें प्राथमिक जननांग क्या होगा? अंडाशय होगा। और ये अंडाशय दो काम करता है, अंडाणु का निर्माण करता है और कुछ हार्मोन्स का स्त्रावण करता है। कौन कौन से हार्मोन्स का स्त्रावण करता है? ये करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। किसका स्त्रावण करेगा? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम द्वितीयक जननांग के बारे में। तो मैं द्वितीयक जननांग आपको बताने से पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेरा मेन मोटिव है आप चीजों को ना रटकर उनको समझने की कोशिश करें। तो मैं यहाँ पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो क्या है? दो अंडवाहिनियां। कितनी अंडवाहिनियां हैं? दो अंडवाहिनियां। जो आपको ये नली के समान संरचनाएं दिख रही है ये क्या है? अंडवाहिनियां है, ठीक है। और ये दोनों अंडवाहिनियां जिस कॉमन चेंबर में खुल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये है अंडवाहिनियां, ठीक है। और ये गर्भाशय क्या होता है? ऊपर से तो चौड़ा होता है और नीचे कैसा होता है? सकरा होता है। यहाँ पर देखो ये गर्भाशय ऊपर कैसा है? चौड़ा, और नीचे कैसा हो रहा है? सकरा हो रहा है। और ये गर्भाशय नीचे एक नली में खुलता है। गर्भाशय नीचे एक नली में खुलेगा, उस नली को हम क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योनिया वेजाइना, ठीक है। मैंने क्या बताया कि दो अंडवाहिनियां होंगी, दोनों अंडवाहिनियां एक कॉमन चेंबर में खुलेगी। उस कॉमन चेंबर को हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय ऊपर से कैसा होता है? चौड़ा होता है। और नीचे कैसा होता है? सकरा होता है। और नीचे एक नली में खुलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं द्वितीयक जननांग। तो द्वितीयक जननांग क्या क्या हो गए? अंडवाहिनी हो गई। क्या होगी? अंडवाहिनी। एक जोड़ी अंडवाहिनी होगी, एक जोड़ी अंडवाहिनी, ठीक है। और क्या हो गया? गर्भाशय हो गया। क्या हो गया बच्चों? गर्भाशय हो गया। और क्या हो गया? योनि हो गई। और फीमेल्स में क्या होती है? स्तन ग्रंथियां। क्या होती है? स्तन ग्रंथियां, ठीक है। होने को तो स्तन ग्रंथियां मेल्स में भी होती है, लेकिन जो मेल्स में स्तन ग्रंथियां होती है वो क्या होती है? अविकसित होती है। और जो फीमेल्स में स्तन ग्रंथियां होती है वो कैसी होती है? विकसित होती है। और इन स्तन ग्रंथियों में क्या बनता है? दूध बनता है, ठीक है। याद रह जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडाशय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अंडाशय के बारे में। अगर इनकी संख्या की बात करें तो फीमेल्स में ये एक जोड़ी होता है। अंडाशय कितने होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें तो फीमेल्स में दो अंडाशय होंगे। यहाँ पर आपको जो ये संरचनाएं दिख रही है ये क्या है? अंडाशय। एक अंडाशय लेफ्ट साइड में है तो दूसरा अंडाशय किस साइड में है? राइट साइड में। तो एक जोड़ी अंडाशय होगा, ठीक है। अगर इसकी आकृति की बात करें, अंडाशय
किस आकृति का होगा? तो इस अंडाशय की आकृति होती है बादाम के समान। अंडाशय बादाम के समान होता है, ठीक है। अगर इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया कि अंडाशय एक जोड़ी होंगी, ठीक है। अगर आकृति की बात करें तो ये बादाम के समान होगा। अगर साइज की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है, याद रह जाएगा। और जो अंडाशय होता है बच्चों, इस अंडाशय के ऊपर सेल्स की 2 लेयर प्रेजेंट होती है। इस अंडाशय पे सेल्स की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या है? एक अंडाशय है। इस अंडाशय के सबसे बाहर की तरफ जो सेल्स की लेयर होगी उसको हम क्या बोलते हैं? जनन उपकला। क्या बोलते हैं बच्चों? जनन उपकला, ठीक है। और इस जनन उपकला के नीचे सेल्स की एक लेयर और होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। क्या बताया मैंने कि जो अंडाशय होगा, अंडाशय के ऊपर सेल्स की 2 लेयर उपस्थित होगी। जो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलते हैं? जनन उपकला। और जनन उपकला के नीचे एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि अंडाशय कैसा होता है? बादाम की शेप का। और जब हमने अंडाशय को काटा, जैसे ये क्या है? कोई अंडाशय बादाम शेप का, इसको मैंने बीच में से काट दिया। बीच में से काटा तो मैंने देखा कि इस अंडाशय के मध्य वाले क्षेत्र में कुछ अलग पदार्थ है और जो बाहर वाला क्षेत्र है इसमें कुछ अलग पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। जो मध्य वाला क्षेत्र है अंडाशय का, इसको हम बोलते हैं मेडुला। और जो बाहर वाला क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, ठीक है। ये क्या है? कोई अंडाशय है और अंडाशय वाला जो अंडाशय का जो मध्य वाला क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। और जो बाहर वाला क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा। मैंने क्या बताया कि अंडाशय को जब मैंने बीच में से काटा तो मैंने देखा कि अंडाशय के मध्य में कुछ अलग पदार्थ भरा हुआ है और बाहर की तरफ कुछ अलग पदार्थ भरा हुआ है। जो मध्य वाला क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। और जो बाहर वाला भाग उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोलते हैं, याद रह जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अंडाशय का कोर्टेक्स वाला भाग है इसमें क्या क्या उपस्थित है और जो मेडुला वाला भाग है इसमें क्या क्या उपस्थित है, ठीक है। मैं एक बोर्ड पे डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, साथ साथ डायग्राम को बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये क्या है? अंडाशय है। और अभी बताया था अंडाशय के सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर होगी? जनन उपकला, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर होगी? जनन उपकला। और इस जनन उपकला के नीचे एक लेयर और होगी जिसको हमने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था बच्चों? भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम दिया? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस अंडाशय के अंदर क्या क्या उपस्थित है, तो ठीक है। तो यहाँ पर कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं। मैंने क्या होता है? अंडाशय में कोशिकाओं के क्या होते हैं? समूह होते हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक पुटक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक पुटक, ठीक है। अंडाशय में छोटी छोटी कोशिकाओं के क्या होंगे? ग्रुप होंगे। इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक पुटक, ठीक है। इनमें से एक प्राथमिक पुटक क्या करेगा? आकार में वृद्धि कर लेगा। क्या करेगा बच्चों? एक प्राथमिक पुटक आकार में वृद्धि कर लेगा और इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक पुटक। क्या बोलेंगे? द्वितीयक पुटक, ठीक है। अब ये द्वितीयक पुटक भी क्या करेगा? आगे ये भी आकार में वृद्धि करेगा। द्वितीयक पुटक क्या करेगा? आकार में वृद्धि करेगा, साथ ही इसमें एक लिक्विड से भरी कैविटी बन जाएगी। द्वितीयक पुटक क्या करेगा? आकार में वृद्धि करेगा, साथ ही इसमें एक लिक्विड से भरी कैविटी बन जाएगी और इसको हम क्या बोलेंगे? तृतीयक पुटक। क्या बोलेंगे? तृतीयक पुटक। इसमें एक लिक्विड से भरी कैविटी बन गई, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया? तृतीयक पुटक। और जो कैविटी है इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रम, ठीक है, याद रह जाएगा। क्या बताया बच्चों कि द्वितीयक पुटक आकार में वृद्धि करेगा, साथ ही इसमें एक लिक्विड से भरी कैविटी बन जाएगी। उस कैविटी को हमने नाम दिया एंट्रम और इसको हम क्या बोलेंगे? तृतीयक पुटक। यह तृतीयक पुटक आगे क्या करेगा? म्योच्योर हो जाएगा। तृतीयक पुटक क्या होगा? म्योच्योर हो जाएगा और क्या बनाएगा? ग्राहतियन पुटक। तृतीयक पुटक म्योच्योर होकर क्या बनाएगा? ग्राहतियन पुटक, ठीक है, ग्राहतियन पुटक।
अब ग्राफियन पुटक बन गया। अब ग्राफियन पुटक क्या करेगा, फट जाएगा, ग्राफियन पुटक फट जाएगा। जब ग्राफियन पुटक फटेगा तो अंडाणु क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये क्या है, अंडाणु। और जब ग्राफियन पुटक फटेगा तो अंडाणु मुक्त होकर अंडाशय से बाहर आ जाएगा। ये क्या है, अंडाणु है, ठीक है। ग्राफियन पुटक फटा, अंडाणु कहां पर आ गया, अंडाशय के बाहर आ गया। जो अंडाणु जो मुक्त हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन, ठीक है। और एक प्रोसेस होती है oogenesis। oogenesis में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है बच्चों, और ओवुलेशन में क्या होगा, अंडाणु मुक्त होंगे। तो इस टर्म को आप अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि oogenesis में क्या होगा, अंडाणुओं का निर्माण होगा, और ओवुलेशन में क्या होंगे, अंडाणु मुक्त होंगे, ठीक है। अब ग्राफियन पुटक फटा, अंडाणु मुक्त हो गए, ठीक है। अब अंडाणु तो बाहर आ गया, लेकिन जो ग्राफियन पुटक का जो बचा हुआ पदार्थ है, ये बना लेगा कार्पस ल्यूटियम। क्या बना लेगा, कार्पस ल्यूटियम। इसने क्या बना लिया, कार्पस ल्यूटियम। और जो ये कार्पस ल्यूटियम होती है बच्चों, ये एक अस्थायी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है। कार्पस ल्यूटियम क्या है, एक अस्थायी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करती है। कार्पस ल्यूटियम किसका स्त्राव करेगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बताया, अंडाशय में छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह होते हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया, प्राथमिक पुटक। इनमें से एक प्राथमिक पुटक क्या करेगा, आकार में वृद्धि कर लेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, द्वितीयक पुटक। अब द्वितीयक पुटक आगे क्या करेगा, ये भी आकार में वृद्धि करेगा, साथ ही इसमें एक लिक्विड से भरी कैविटी बन जाएगी। इस कैविटी को हमने क्या नाम दिया, एंट्रम, और इसको क्या नाम दिया, तृतीयक पुटक, ठीक है। अब तृतीयक पुटक क्या होगा, म्योच्योर होगा, और म्योच्योर होकर क्या बना लेगा, ग्राफियन पुटक बना लेगा, ठीक है। ग्राफियन पुटक बाद में क्या होगा, फट जाएगा। जब ग्राफियन पुटक फटेगा तो अंडाणु तो मुक्त हो जाएगा, और अंडाणु के मुक्त होने की प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, ओवुलेशन, ठीक है। अब अंडाणु मुक्त हो गया। अब जो कार्पस वो ग्राफियन पुटक का जो बचा हुआ पदार्थ है, ये बना लेगा कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि है जो क्या करेगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करेगी। यहां तक क्लियर। ये जो भी है, जितने भी पुटक है, ये अंडाशय के कोर्टेक्स वाले भाग में, कौन से भाग में, कोर्टेक्स वाले भाग में। अब बात आती है विद मेडुला, जो मेडुला वाला भाग है, मध्य वाला, इसमें क्या क्या है, तो इसमें रक्त वाहिनियां हैं, क्या है, रक्त वाहिनियां हैं, और संयोजी ऊतक है। याद रह जाएगा, को अंडाशय का जो मेडुला वाला भाग है, उसमें क्या उपस्थित होंगी, रक्त वाहिनियां होंगी और संयोजी ऊतक, ठीक है। और जो मेडुला वाला भाग है, इसमें क्या होगा, पुटक उपस्थित होंगे। क्लियर यहां तक। अब बात कर लेते हैं हम अंडवाहिनी के बारे में, ठीक है। अंडवाहिनी, ठीक है। इस अंडवाहिनी को फैलोपियन नली का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन नली। क्या बोलते हैं, फैलोपियन नली, ठीक है। अब बात करें इनकी संख्या की, तो फीमेल्स में एक जोड़ी अंडवाहिनियां होती है, मतलब 2 अंडवाहिनियां होंगी। यहाँ पर जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, अंडवाहिनियां। एक अंडवाहिनी लेफ्ट साइड में है तो दूसरी अंडवाहिनी राइट साइड में, ठीक है। और ये अंडवाहिनी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। अंडवाहिनी कितने पार्टों में डिवाइड रहेगी, 3 पार्ट्स में। अंडवाहिनी का जो भाग अंडाशय के संपर्क में है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है। और अंडवाहिनी का जो भाग गर्भाशय के संपर्क में है, इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस। अंडवाहिनी का जो भाग गर्भाशय के संपर्क में रहेगा बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। और जो अंडवाहिनी का भाग अंडाशय के संपर्क में रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। और जो मध्य वाला भाग है, ये इस मध्य वाले भाग को हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पुला। याद रह जाएगा। अंडवाहिनी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। और इस अंडवाहिनी के अंदर की तरफ क्या होती है, सीलिया उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, सीलिया। इस अंडवाहिनी की अंदर भित्ति पे क्या उपस्थित होती है, सीलिया। और ये सीलिया क्या करती है, इन अंडाणुओं को गति करवाती है। क्या करेगी, सीलिया इन अंडाणुओं को गति करवाएगी। आपको पता है कि अंडाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अगतिशील होते हैं। अंडाणु कैसे होते हैं बच्चों, अगतिशील होते हैं। और शुक्राणु कैसे होते हैं, गतिशील। तो शुक्राणु तो गति कर लेंगे, लेकिन अंडाणुओं को कोई गति करवाना तो कोई तो करवाएगा गति इनको। तो इन अंडाणुओं को गति कौन करवाएगी, सीलिया करवाएगी, ठीक है। और इस इनफंडिबुलम पर अंगुली के समान
छोटे छोटे परवद निकले हुए होते हैं। इनफंडिबुलम पे क्या, अंगुली के समान छोटे छोटे परवद निकले हुए होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी। ये फिम्बरी क्या करते हैं, अंडाणुओं को पकड़ते हैं। जैसे मान लो ये मेरा पूरा हाथ क्या है, अंडवाहिनी है, ठीक है, और ये क्या है, अंडाशय। जैसे अंडाणु मुक्त हुआ तो ये क्या करेगी, ये फिम्बरी अंगुली के समान ये फिम्बरी क्या करेगी, इन अंडाणुओं को पकड़ लेगी। अब पकड़ के क्या करेगी, इस अंडवाहिनी में भेजेगी। अब भेजेगी तो तब ना, जब भेजेगी जहां यहाँ पर क्या हो, कोई छिद्र हो, तो ये क्या करेगी, फिम्बरी इस छिद्र के द्वारा क्या कर देगी, इन अंडाणुओं को अंदर की तरफ भेज देगी। अब अंडाणु यहाँ पर आ गए। अब अंडाणुओं को कहाँ पर जाना है, गर्भाशय में जाना है। तो ये क्या है, अगतिशील है, तो इनको गति कौन करवाएगा, शीलिया। अब ये गति करते हुए कहाँ पर आ जाएंगे, एम्पुला भाग में आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे बच्चों, एम्पुला भाग में आ जाएंगे। जब ये एम्पुला भाग में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुक्राणु भी आ जाएगा। अब शुक्राणु आएगा तो निषेचन हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के किस भाग में होती है, एम्पुला भाग में। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के किस भाग में होगी, एम्पुला भाग में। यह याद रखना, ठीक है। यहाँ पर निषेचन होगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले मोरुला बनेगा, ठीक है, फिर क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, फिर क्या बनेगा, गेस्टुला बनेगा, और अंत में क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो ये एम्ब्रियो कहां पर आ जाएगा, गर्भाशय में, और गर्भाशय से आके चिपक जाएगा, ठीक है, गर्भाशय से आके चिपक जाएगा और यहीं पे क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा। जब इसमें कंप्लीट वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, बच्चे का जन्म होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो हमने अंडवाहिनी को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। कौन कौन से में, पहला कौन सा है, इनफेंडिबुलम, ठीक है, और दूसरा भाग कौन सा है, एम्पुला, और तीसरा भाग कौन सा है, इस्थमस है, ठीक है, इस्थमस है। जो इनफेंडिबुलम है ये अंडाशय के संपर्क में रहता है, किसके संपर्क में रहता है, अंडाशय के संपर्क में रहता है, ठीक है। और जो इस्थमस है ये गर्भाशय के संपर्क में रहता है, किसके संपर्क में रहता है बच्चों, गर्भाशय के संपर्क में रहता है। और जो ये एम्पुला भाग है, इस भाग में क्या होता है, निषेचन होता है। तो याद क्या रखना आपको, अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है, तो किस भाग में होगी, एम्पुला भाग में। याद रह जाएगा यहां तक। अब हम बात कर लेते हैं गर्भाशय के बारे में, ठीक है। हमने बात कर लिया अंडाशय के बारे में और अंडवाहिनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम गर्भाशय के बारे में, ठीक है। इस डायग्राम में फोकस करो। ये क्या है, गर्भाशय है, और गर्भाशय के जिस भाग में दोनों अंडवाहिनियां खुल रही है, यहां पर देखो, इस गर्भाशय के जिस भाग में दोनों अंडवाहिनियां खुल रही है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, गुंबद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुंबद बोलते हैं, ठीक है। और जो मध्य में जो चौड़ा भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, काय बोलते हैं, काय या बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काय या बॉडी, ठीक है। और ये गर्भाशय नीचे जाके कैसा हो रहा है, सकरा हो रहा है, और इस सकरे भाग को हम क्या बोलते हैं, गिरुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गिरुआ बोलते हैं। तो हमने गर्भाशय को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जिस भाग में दोनों अंडवाहिनियां आकर खुलती है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, गुंबद बोलते हैं, ठीक है। और जो मध्य वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, काय या बॉडी बोलते हैं। और जो नीचे वाला सकरा भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, गिरुआ बोलते हैं। और ये गर्भाशय नीचे एक नली में खुल जाएगा, उस नली को हम क्या बोलते हैं, योनिया वेजाइना, ठीक है। यहां तक क्लियर। और जो इस गर्भाशय का जो काय वाला भाग है, कौन सा, काय या बॉडी वाला भाग, इसी भाग में क्या होता है, इम्प्लांटेशन या अंतरोपण की क्रिया कहां पर होगी, काय भाग में होगी। क्या याद रखना है बच्चों कि जो अंतरोपण की क्रिया होती है वो गर्भाशय के किस भाग में होती है, काय भाग में। याद रह जाएगा। ये क्या है, गर्भाशय। और गर्भाशय के ऊपर क्या होती है, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। गर्भाशय के ऊपर बच्चों कितनी लेयर्स प्रेजेंट होगी, 3 लेयर्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, ठीक है। और जो मध्य वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोमेट्रियम। मैंने क्या बताया
गर्भाशय के ऊपर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। जो मध्य वाली लेयर है उसका क्या नाम है, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। याद रह जाएगा। अब बोर्ड पे देखो, गर्भाशय को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट कौन सा था, गुंबद था। इसमें क्या होगी, दोनों अंडवाहिनियां क्या आएगी, खुलेगी। दोनों अंडवाहिनियां खुलेगी, ठीक है। और दूसरा पार्ट कौन सा है, काय या बॉडी। और इस काय भाग में क्या होगा, अंतरोपण होगा। जो अंतरोपण की क्रिया होगी बच्चों, वो गर्भाशय के किस भाग में होगी, काय भाग में होगी, ठीक है। और गर्भाशय का तीसरा भाग कौन सा था, गिरुआ था। कौन सा भाग था, गिरुआ, ठीक है। और ये गिरुआ किसमें खुलेगा, ये खुलेगा योनि में। यहां तक क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं वेजाइना या योनि के बारे में, ठीक है। योनि क्या है, एक नली के समान संरचना है। और इस योनि में कौन खुल रहा है, गर्भाशय खुल रहा है, ठीक है। और इस योनि है बाहर की तरफ एक वो एक छिद्र द्वारा खुलती है। जो योनि है बाहर की तरफ एक छिद्र द्वारा खुलती है। उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। क्या बोलते हैं बच्चों, जनन छिद्र, ठीक है। और इस योनि पर एक पतली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं हाइमन। योनि पर क्या होगी, एक पतली मेम्ब्रेन होगी, उसको हमने क्या नाम दिया, हाइमन नाम दिया, ठीक है। और ये हाइमन प्रथम वेतन के साथ फट जाती है। कभी कभी ये खेलने या कूदने से भी फट जाती है, या साइकिलिंग करते समय भी फट जाती है। और कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जिनमें प्रथम सेक्स के बाद भी ये हाइमन डैमेज नहीं होती, ठीक है। तो हम इस हाइमन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्जिनिटी डिसाइड नहीं कर सकते। यदि हाइमन उपस्थित है या अनुपस्थित है, इसके आधार पर हम किसी की वर्जिनिटी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं लास्ट वेजाइना के बारे में, ठीक है। जो गिरुआ भाग है इसमें क्या है, एक नली के समान संरचना है, उसको हमने क्या नाम दिया, गिरुआ नाल। क्या नाम दिया, गिरुआ नाल, ठीक है। और इसी योनि के अंदर भी एक क्या है, नली के समान संरचना है, उसको हमने क्या नाम दिया, योनि नाल, ठीक है। और ये योनि नाल और गिरुआ नाल दोनों मिलकर क्या बनाएगी, जन्म नाल, ठीक है। जन्म नाल कौन कौन मिलाएगी, गिरुआ नाल और योनि नाल मिलकर क्या बनाएगी, जन्म नाल बनाएगी, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।